तो साथियों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर स्वागत है YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग देख रहे थे 66 बीपीएससी पीटी के लिए या बिहार दरोगा सचिवालय अन्य एग्जाम्स के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, उसका डिस्कशन चल रहा था। और पिछले वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करा चुका हूं। चलते हैं उससे आगे। 75 तक हम लोग देख लिए थे। अब 76 नंबर सवाल देखना है। कहता कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। तो 66 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। तो ध्यान रखना है कि यहां पर हम अब चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है और वीडियो को अपलोड करने में काफी परेशानी होती है। तो जो ऑप्शन है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, ये ध्यान रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो मैं उसको बता दूंगा। तो 26 नंबर सवाल नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल चेन रिएक्शन के बारे में। चूंकि जो कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल, एटम बम और रिएक्टर दो चीज होते हैं। एटम बम जो होता है वो अनकंट्रोल्ड पर होता है, जबकि जो परमाणु विद्युत घर बनता है वो कंट्रोल्ड पर होता है। और कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या उपकरण चाहिए होता है, जिसको नियंत्रक छड़ कहते हैं। कंट्रोल रॉड कहा जाता है इसको। तो ये ध्यान रखना है कंट्रोल रॉड को। और कंट्रोल रॉड जो बना होता है वो दो चीज का, कैडमियम का तथा बोरोन का। तो कैडमियम और बोरोन दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके द्वारा कंट्रोल रॉड बनाते हैं। और जब रिएक्टर में रिएक्शन शुरू होता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं एक नाभिक के विखंडित होने से। और उन 3 नाभिक में से 2 या 1 को नियंत्रित करने के लिए आगे से छड़ का एक बैरियर लगा दिया जाता है। और वो छड़ न्यूट्रॉन को ट्रैप कर लेता है, आगे रिएक्शन करने नहीं देता। और इसलिए इसको नियंत्रक छड़ या कंट्रोल रॉड कहते हैं। तो कैडमियम और बोरोन आंसर है। तो आंसर जो होगा वो 76 का ए होगा, ये ध्यान रखना। तो 76 का ए बोरोन और कैडमियम। 77 कहता है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। तो जल जो होता है उसकी कठोरता की बात कर रहा है, हार्डनेस ऑफ वाटर। ऑप्शन जो भी है, आंसर जो इसमें है उसको हम लोग ध्यान रखना। तो पहले तो कठोरता को समझें। तो ध्यान रखना है कि जल जो होता है वो कठोरता आती है उसमें, हार्डनेस। और हार्डनेस का मतलब होता है कि उसमें सोप जो होता है, साबुन, वो झाग नहीं देता। तो झाग नहीं देगा तो कहेंगे हार्डनेस आ गया। और हार्डनेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। ये ध्यान रखना, दो तरह के हार्डनेस होते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो हार्डनेस जब तक रहेगा झाग नहीं देगा, साबुन इस्तेमाल करेंगे। और इसी के चलते कठोरता को दूर करना जरूरी होता। तो ध्यान रखना है कि जब कठोरता की बात आती है तो कठोरता दो तरह का, हमने कहा अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई की बात करेगा तो ध्यान रखना है कि उसमें HCO3 होगा, बाइकार्बोनेट। अस्थाई की बात करेगा तो बाइकार्बोनेट होगा। और अस्थाई की बात करेगा तो सल्फेट तथा क्लोराइड होता। तो ये ध्यान रखना कि क्लोराइड और सल्फेट जब होगा तो अस्थाई कठोरता, और बाइकार्बोनेट होगा अस्थाई कठोरता। तो यहां अस्थाई और अस्थाई की चर्चा नहीं, सिर्फ कठोरता पूछ रहा। और बाइकार्बोनेट आंसर में नहीं है। तो बाइकार्बोनेट आंसर में नहीं है तो आपको अपना कॉमन सेंस से सोचना है कि ये अस्थाई कठोरता की बात कर रहा। और अस्थाई कठोरता में सल्फेट और तथा क्लोराइड की मौजूदगी अस्थाई कठोरता उत्पन्न करती। और किसका? तो दो चीज का, एक कैल्शियम का और दूसरा मैग्नीशियम का। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट या क्लोराइड होगा, अस्थाई कठोरता को क्रिएट करेगा। और इस हिसाब से आंसर जो है वो सी है। तो 77 का आंसर सी है, ये ध्यान रखना। 78 में आए तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदरपातन नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। उदरपातन मतलब सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन की प्रक्रिया कौन सो नहीं करता, ये पूछ रहा कि कौन इसमें से है जो उदरपातन क्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तो उदरपातन को पहले तो समझना है कि उदरपातन जो होता है वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस को गर्म किया जाए, तो गर्म करने से ये गैस बन जाए और गैस को ठंडा करें फिर ठोस बन जाए।
तो ये दो प्रक्रिया को ध्यान रखना। और ऐसा कोई पदार्थ अगर करता है कि ठोस को गर्म किया जाए, वो गैस बने, द्रव न बने, और उस गैस को ठंडा किया जाए तो फिर ठोस बन जाए, तो ये क्रिया उधर्पातन कहलाती है। और आपका ऑप्शन जो है 3 है, कपूर, नेफ्थैलीन, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर कहते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है कि तीनों सही है। कपूर भी उधर्पातन क्रिया करता है, कपूर को जलाते होंगे, देखते हो डायरेक्ट गैस बनता है, वो लिक्विड नहीं बनता, उसी गैस को ठंडा करेंगे तो फिर कपूर बनता है। तो ध्यान रखें, कपूर, नेफ्थैलीन या अमोनियम क्लोराइड उधर्पातन क्रिया को शो करता है, जबकि फिटकरी शो नहीं करता है। तो फिटकरी इसमें आंसर नहीं है, तो नहीं वाला पूछ रहा है, तो आंसर जो होगा ये सी होगा, फिटकरी, जिसको पोटास एलम भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पोटास एलम जो एग्जाम में कभी कभी पूछेगा, तो पोटास एलम ध्यान रखना है, कभी कभी याद रखेंगे। कपूर और नेफ्थैलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों जो है उधर्पातन क्रिया करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। ये तीनों का शुद्धिकरण होता है इस विधि से। कभी कभी पूछ देगा कि कपूर का शुद्धिकरण किस विधि से, तो उधर्पातन विधि से। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो 79 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कैथोड किरण होती है। तो ये ध्यान रखना है कैथोड किरण के बारे में। तो कैथोड किरण जो होती है वो क्या है, तो ध्यान रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में जो आंसर है, इलेक्ट्रॉन का बीम है, और इलेक्ट्रॉन के आंसर के रूप में बी है। कैथोड किरण ध्यान रखना है कि जे थॉमसन ने खोजा था, और जे थॉमसन ने इस कैथोड किरण के द्वारा ही कैथोड रे जो देखा था पहली बार, इसी से इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और तब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ दुनिया में। बाद में इसी इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1932 में नॉल एंड रस्का ने बनाया। लेकिन जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन के बीम के रूप में कैथोड रो को डिस्चार्ज ट्यूब में देखा था। तो ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा वो आपका आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम होगा, और आंसर जो होगा 79 का बी होगा। 80 की बात करें तो कहता है पायरेक्स कांच अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। मतलब पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिक उत्तरदायी कौन है। तो ध्यान रखना कि पायरेक्स कांच एक इंपॉर्टेंट कांच है। तो पायरेक्स ग्लास याद रखेंगे पहले तो पायरेक्स जो होता है, ये पायरेक्स कांच उष्मारोधी होता है, ये ध्यान रखना। और उष्मारोधी होने के कारण इसको जब गर्म करेंगे तो ये एक्सपेंशन नहीं होगा, फैलेगा नहीं ज्यादा। तो उष्मा के कारण इसमें काम करना आसानी होता है, क्रैक नहीं करता है। नॉर्मल कांच को गर्म करेंगे एक्सपेंशन करेगा, ठंडा करेंगे सिकुड़ने से क्रैक आ जाए। तो जहां पर गर्मी या हीट का काम होता है वहां पर पायरेक्स ग्लास को यूज किया जाता है। और पायरेक्स ग्लास बनाने के लिए क्योंकि कांच जो है वो बालू से बनता है, सिलिका से, SiO2 तथा सोडियम कार्बोनेट और तथा कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों को मिला करके कांच बनाया जाता है मिश्रण को यूज करके, जिसमें मेन कंपोनेंट बालू होता है। ये ध्यान रखना, ये बालू का सूत्र है। कभी कभी पूछ देगा कि बालू का सूत्र होता है क्या, तो ये SiO2। या पूछ देगा कि कांच का मेन कंपोनेंट कौन है, तो बालू है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम पायरेक्स बनाना होता है, तो इसमें बोरेक्स मिला देते हैं। तो ये ध्यान रखना, तो बोरेक्स को मिला देंगे तो ये पायरेक्स कांच बन जाएगा। और बोरेक्स इसलिए इसको बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। तो बेरियम बोरोसिलिकेट या बोरोक्स, तो ध्यान रखना Ba2O47। तो ये ध्यान रखना है बोरेक्स को। तो बोरेक्स जब मिला देंगे तो पायरेक्स कांच बन जाएगा, और पायरेक्स कांच के रूप में इसका एक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है कांच का, जो रेसिस्टेंस उष्मारोधी के रूप में काम करने लगता है। तो बोरेक्स जो आंसर है वो 80 का सी है। तो ध्यान रखना है 80 नंबर का आंसर सी होगा। 81 को देखें तो कहता है 81 से पॉलिटी का क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है एक चीज कि 81 से लेकर 90 तक का क्वेश्चन पीपी सर करा देंगे, क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन है और पॉलिटी का डिस्कशन वही कराएंगे, ये ध्यान रखना। हम लोग जो बीपीएससी का सेट शुरू किए हैं उसमें आज इंडियन पॉलिटी और संविधान से संबंधित क्वेश्चन मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं साथियों। क्वेश्चन जो होगा वह 81 से लेकर के 90 के बीच, इसका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। और बीपीएससी के लिए और दरोगा मेंस के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है साथियों। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप लोगों का क्वेश्चन आ गया होगा,
और अब मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम है। साथियों, वर्तमान के संदर्भ में यह पूछा जा रहा है, जिसमें ए सोली सोराब जी, बी न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, सी केजी बालकृष्णन, डी मुकुल रोहतगी और ई है जो विकल्प होता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे। तो आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा, बी। और यह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ए शून्यकाल, बी स्थगन प्रस्ताव, सी बजट सत्र, डी किसी विधेयक निरूपण, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। साथियों, प्रश्नकाल के ठीक बाद जो है शून्यकाल की शुरुआत होती है। स्थगन प्रस्ताव में यह होता है कि लोक महत्व के विषय को उठाया जाता है और तब बीच में कार्यवाही रोक करके इस लोक महत्व के प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन इसके लिए 50 समर्थकों का होना जरूरी माना गया है। और बजट सत्र आप लोग जानते ही हैं, फरवरी में जो शुरू होता है, यह आगामी वर्ष के लिए किस प्रकार के भारत का बजट बनाया जाए, तो उसी को यहाँ बजट सत्र के नाम से संबोधित किया गया है। इस क्वेश्चन का 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए आंसर होगा 82 नंबर का शून्यकाल। 83 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना ... किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ए 1919, बी 1935, सी 1892, डी 1909, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग जानते हैं कि 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में मुस्लिमों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया, जो आगे चल करके देश विभाजन का कारण बना। यह बार बार पूछता है। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। यह आप नोट भी कर सकते हैं। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में सर्वप्रथम द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। साथियों, 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम है और हम आप जानते हैं कि वर्तमान में जो भारत का संविधान है, लगभग 75 से 80% भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। 1935 के अधिनियम के बहुत सारे तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसी अधिनियम के द्वारा अब बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की व्यवस्था भी की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में चुनाव जो है वह संपन्न कराया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दिया गया और प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो बहुत सारा तथ्य है इससे संबंधित। और इसी अधिनियम के अंतर्गत साथियों 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय अदालत की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो इसमें हम लोगों का 83 का आंसर हो जाएगा साथियों बी, 1935 का अधिनियम। अब 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ए राष्ट्रपति, बी वेतन आयोग, सी मंत्रिमंडल, डी संसद। तो लोकसभा अध्यक्ष एक पद बनाया गया है अनुच्छेद 93 के अनुसार
अपने सांसद सदस्यों में से, लोकसभा सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। साथियों, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष एक गरिमामयी पद है और कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, जो परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल विरोध कानून के अंतर्गत सांसद के विरुद्ध कार्यवाही जो है वह संपन्न करता है। साथियों, तो इसमें क्वेश्चन है कि वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो इनके वेतन और भत्ते का निर्धारण साथियों संसद के द्वारा किया जाता है। मतलब डी आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर क्वेश्चन है, यह आसान क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा। तो हम आप जानते हैं कि हम लोग जो कर देते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए भारत के संविधान में एक पद बनाया गया जिसको भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के नाम से हम लोग जानते हैं और यह संवैधानिक पद है। इसके लिए संविधान में 148 अनुच्छेद से लेकर के 151 अनुच्छेद तक इनके नियुक्ति, इनका कार्य अधिकार, इनके कर्तव्य, इनकी भूमिका, उत्तरदायित्व, सब चीज का वर्णन जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। साथियों, इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प बी है यहाँ, तो आपको आंसर बी जो है यहाँ हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? ए अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, बी आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, सी अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है, डी अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हम आप जानते हैं कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट अधिकार का वर्णन जो है वह किया गया है। संघ सूची के विषय पर संघ केंद्र जो है वह कानून बनाता है। राज्य सूची के विषय पर राज्य की सरकार जो है वह कानून बनाती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों कानून बनाता है तो उस स्थिति में केंद्र का कानून जो है वह माना जाएगा। अवशिष्ट शक्ति, यह केंद्र के पास सुरक्षित है और समय समय पर वह केंद्र इसका प्रयोग कर सकता है। साथियों, पूछता है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यही है 100, 61 और 52। अवशिष्ट अधिकार जो है उसमें सूची का विषय का कोई उल्लेख जो है वह नहीं किया गया है। तो इसके अनुसार 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है यह डी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी जितनी बार चाहे, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति होते हैं और इनको संवैधानिक प्रधान कहा गया है, लेकिन इनके पास भी बहुत सारे अधिकार सुरक्षित हैं और राष्ट्रपति भारत में जितनी बार चाहे उसके लिए खड़ा हो सकता है। कोई बंदिश नहीं है
कि 2 ही बार खड़ा होना है, 3 ही बार खड़ा होना है। कोई भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार के रूप में जितना बार चाहे वह खड़ा हो सकता है, बशर्ते वह उसकी योग्यता के लिए जो मानक निर्धारित किया गया है वह उनकी योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, 87 का आंसर डी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, ए, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, डी सांसद। क्वेश्चन में दिया गया संसद सदस्य नहीं होता है। तो साथियों, राष्ट्रपति के साथ साथ भारत में उपराष्ट्रपति का पद भी बनाया गया है और उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है या वह सांसद नहीं होता है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में नियुक्त होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर वह संसद के सदस्य हैं भी और उनको उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह संसद का सदस्यता जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का डी। इसका भी साथियों डी ही आंसर होगा, सांसद नहीं होता है। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी एन राव और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों, हम लोग चर्चा किए थे इसके पहले वीडियो में कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों प्रश्न पूछता है, अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 ही दिन के बाद अस्थायी रूप में अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो यहाँ आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूंकि अस्थायी शब्द नहीं लगा हुआ है। बी इसका आंसर हो जाएगा साथियों। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? ए शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी न्यायिक उपचार का अधिकार, डी काम का अधिकार, सी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, इसलिए वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या जो है वह 6 है और इस संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 31 और 19 को मूल अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का बी। तो यह इंडियन पॉलिटी या संविधान से संबंधित क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन। और नौजवान कैंपस की टीम में रोशन सर जो हैं वह भी इसमें आप लोगों के सामने प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या करेंगे। जैसे उनका विषय है ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और वह साइंस पढ़ाते हैं, तो वह क्वेश्चन की व्याख्या वह करेंगे। फिर आनंद सर जो है इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की व्याख्या उनके द्वारा किया जाएगा। साथियों, हम लोगों का यह प्रयास किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प हो जाए और लॉकडाउन के समय में घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। बहुत आवश्यक कार्य तो घर से बाहर आप निकलिए। तो साथियों, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। क्लास नहीं चल रहा है, फिर भी आप लोगों को धीरे धीरे तैयारी करते रहना है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा बीपीएससी के लिए परीक्षा जो होता है उसका नोटिस जो है वह जारी किया जाएगा। तो तैयारी में हम आपको लगे रहना है। पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब 82 देखें।
82 नहीं, अब हम लोग 90 के बाद 91 की तरफ चलते हैं। और 91 एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने वाला। कहता है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो आंसर में जो भी 4 शहर का नाम दिया हुआ है। और हम आपको बता देते हैं अनुसंधान केंद्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य कि अनुसंधान केंद्र किसी भी चीज का वहीं होता है जहां पर उन क्षेत्रों में उस चीज का उत्पादन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। जैसे चाय है तो आसाम में उत्पादन होता है, तो जोरहट में उसका रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र। यहां बागवानी से संबंधित, बागवानी में फ्रूट से रिलेटेड होता है और फ्रूट में फलों का राजा आम होता। और इस बागवानी केंद्र को पहले आम अनुसंधान केंद्र कहा जाता था और केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र जो था संस्थान वो लखनऊ में था। उसी का नाम बदल करके अब कर दिया गया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। तो ये ध्यान रखना है, उपोष्ण मतलब होता है जो ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा हो, मीडियम का। और मीडियम टेम्परेचर में जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं जैसे आम वगैरह है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, तो उस रूप में आम बागवानी संस्थान को ही अब कर दिया गया उपोष्ण संस्थान। और इसका आंसर जो होगा 80 के बाद 91 की बात करें तो 91 का जो आंसर है वो लखनऊ है। और लखनऊ आपका ऑप्शन में सी है, ये ध्यान रखना। और इसी को पहले केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के रूप में देखा जाता था, क्योंकि यूपी में आम का बहुत उत्पादन होता है। अब 91 के बाद 92 को देखें, कहता गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। नदियों द्वारा ढो कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता। तो 92 जो है वो जलोढ़ मिट्टी के बारे में। और जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है, एक नई और एक पुरानी, ये ध्यान रखना। तो पुरानी जब हो जाएगी तो नई वाली को यहां जो नया होगा वो नया वाला जो जलोढ़ मिट्टी होगा या कछारी मिट्टी, उसको यहां भावर प्रदेश कहा जाता है या भावर कहते हैं। और पुराना जो होता है वो पुरानी वाली को, नया वाला को खादर प्रदेश कहते हैं। सॉरी, खादर प्रदेश है ये, और पुराना वाला जो है वो बांगड़ प्रदेश है। तो खादर प्रदेश नए वाले को और पुराने वाले को बांगड़ प्रदेश, जो हाइट पर होता। क्योंकि नदियां जब चलती है तो ऊंचाई वाले भागों में नदी का जल नहीं पहुंच पाता, और जब नदी का जल नहीं पहुंचेगा तो वहां मिट्टी धीरे धीरे पुरानी पड़ जाएगी। और पुरानी मिट्टी को बांगड़ प्रदेश और नई मिट्टी को खादर प्रदेश। ये बहुत उपजाऊ होता है खादर प्रदेश, और बांगड़ प्रदेश उतना उपजाऊ नहीं होता। तो आंसर जो है बांगड़ है, इसलिए 92 का बी आंसर है, ध्यान रखना। 93 को देखें तो कहता है एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। तो सरहुल झारखंड के क्षेत्र में बहुत मनाया जाता है। तो सरहुल, फागु, भोग या सोहरई, ये सब कुछ त्योहार हैं जो एक जनजाति मनाती है। और वो जनजाति जो है वो मुंडा जनजाति। तो 93 नंबर कह रहा है कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। सरहुल हम लोग को अंडर मैट्रिक के सेक्शन में पढ़ना होता, आदिवासियों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस, तो वहां सरहुल पर्व की चर्चा होती है। और एग्जाम में याद रखना है कि अंदर मैट्रिक की चीजों को ज्यादा सवाल पूछा जाता। तो सरहुल मुंडा जनजाति का एक इंपॉर्टेंट पर्व है या त्योहार है। तो सरहुल यहां पूछा है, और सरहुल कई बार पूछा गया। सरहुल के अलावा फोगू है, फागु है, भोग है या सोहरई है, ये सब भी मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। मुंडा जनजाति संथाल, मुंडा, ये सब छोटा नागपुर की पठारियों में या झारखंड के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिलती है। तो ध्यान रखना है। अर्थात 93 का आंसर जो होगा मुंडा, ऑप्शन में बी है, इसलिए बी को ध्यान रखना है। अब 94 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से संबंधित, और वो संबंधित है सारग्रेसो सी। तो सारग्रेसो सी एक इंपॉर्टेंट सी है जिसका कई तथ्य है। अब 94 को देखना है कि सारग्रेसो सी जो है वो कहां है। तो आंसर तो होगा अटलांटिक महासागर, ये ध्यान रखना। और अटलांटिक महासागर का कुछ लोकेशन है जो सारग्रेसो सी के बारे में। अब अटलांटिक सागर घिरा हुआ है चारों तरफ से महादेश से, मतलब 2 इधर महादेश 2 इधर महादेश, यूरोप, अफ्रीका, इधर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, बीच में सारग्रेसो सी। और सारग्रेसो सी अटलांटिक महासागर में उत्तर वाले भाग में, और उत्तर वाले भाग में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो है उत्तरी अक्षांश का एरिया, यहीं पर
सारग्रेसो सी का लोकेशन। सारग्रेसो सी इसलिए कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट ग्रास का विकास होता है जिसको सारग्रेसम कहते हैं, और सारग्रेसम के कारण ये एक एल्गी है जो, ये ध्यान रखना है, तो एल्गी घास ही होता है, काई वगैरह जो जलीय भागों में हो जाता है, तो सारग्रेसो एल्गी मौजूद है, इसके कारण इसको सारग्रेसम सी कहा गया। और सारग्रेसम सी एक ऐसा सी है जिसका कोई तट नहीं है, क्योंकि ये समुद्र के बीच में है, कोई लैंड को टच नहीं करता। तो यह ध्यान रखना है कि एक ऐसा सागर भी है, अटलांटिक महासागर 20 से 40 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश के बीच में, जिसका कोई तट नहीं है, वो सारग्रेसो सी के नाम से जाना जाता है। तो यहां सागर का नाम पूछ रहा है, और सागर के रूप में आपको 94 में याद रखना है कि आंसर ही होगा। 95 की बात करें, कहता निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तांबा उत्पादक देश है। तो कुछ दिन पहले इंडियन मिनरल्स खनिज बुक में एक सर्वे आया था, और उसी से सवाल ये दिया गया है, और सर्वे कहता है कि उस समय चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। तो चिली जो दक्षिण अमेरिका महादेश में, चिली बीपीएससी में पूछा है, जब पूछ दिया था 65वीं में कि अक्षांशीय विस्तार के मामले में सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार किसका, तो इसी चिली का। और चिली पेरू के जस्ट नीचे है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, ऊपर से नीचे तक पूरा लगभग अफ्रीका महादेश का, अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश का पूरी लंबाई को कवर करता है। और चिली ही सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश के रूप में हाल फिलहाल में उभर कर आया। इसके अलावा चीन, अमेरिका, पेरू, जाम्बिया, ये सभी चिली की तरह तांबा का उत्पादन करते हैं। तांबा एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिसके द्वारा ज्यादातर इलेक्ट्रिक वायर का निर्माण किया जाता है। भारत के लिए याद रखना है, तो भारत के लिए पूछ देगा तो खेतरी को ध्यान रखें। तो खेतरी राजस्थान का क्षेत्र है भारत के लिए, तो भारत को ध्यान रखना है। भारत के लिए पूछे तो खेतरी का नाम लेंगे, और खेतरी भारत में और वर्ल्ड लेवल पर चिली। तो भारत में खेतरी राजस्थान के क्षेत्र में, तो राजस्थान एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां प्राचीन समय से ही तांबा का उत्पादन होता रहा। अब यहां पर जो है चिली, तो चिली आंसर में सी है, तो 95 का सी है, यह ध्यान रखना। 96 को देखें तो कह रहा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों को अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है। तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक कारण जो पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दे, तो ये जो है आपका ऑप्शन भूस्खलन, वृक्षों का गिरना, यातायात की भीड़भाड़, सड़क मरम्मत या निर्माण। तो ध्यान रखना कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत के किनारे सड़क होती है, तो सड़क होती है पर्वत के किनारे, माने पर्वत है और सड़क इसके किनारे, इधर चट्टाने हैं, इधर से सड़क काट कर बनाया गया, तो पर्वत सड़क करके नीचे आ जाता है पर चट्टाने, और चट्टाने जब आती है तो रोड ब्लॉक हो जाता है। तो चट्टान को सरकना भूस्खलन कहलाता है, जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं, और इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसके द्वारा सड़कें अवरुद्ध हो जाती है। तो 96 का आंसर भूस्खलन है, और भूस्खलन के रूप में ध्यान रखना है कि आंसर जो दिया गया आपको ये ऑप्शन ए है 96 में। 97 को देखें तो कहता है निम्न भू आकृति युग्मों से कौन सा सही नहीं है। तो ये टोपोग्राफी से संबंधित है, अलग अलग कारकों के द्वारा बनने वाला स्थलाकृति की बात है। तो सर्क जो हिमनदी के द्वारा बर्फ के जोन में एक उल्टा अंडेकार उबटी हुई टोकरी कह सकते हैं, जो बन जाता है उसको हम लोग सर्क कहते हैं। तो सर्क हिमनद बनाती है, सही है। संयोजी भीति तरंगे बनाती है, ये सही है, क्योंकि संयोजी भीति जो है वो समुद्री तरंगे जब लहरें उठती है तो उसके साथ एक दीवार का निर्माण करती है कि नदी गिरे और समुद्री तरंगे उठे तो दोनों जब आपस में टकराती है तो दीवार का एक फॉर्मेशन करती है, जिसको रीफ के रूप में देखा जाता है। तो संयोजी भीति तरंगे बनाती है, सही है। नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, ये भी सही है। जब नदियां चलती है तो अपने मुहाने पर मलबा को स्टोर करके भूखंड बना देती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। तीसरा है घोल रंध्र, और ऑप्शन दिया है वायु। तो वायु घोल रंध्र का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। घोल रंध्र जो बनता है उस जमीन के अंदर धरातल में अंडरग्राउंड वाटर के कारण बनता है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल चलता है तो घुलन क्रिया से अंदर में होल बन जाते हैं, और जो होल बनते हैं उसी को घोल रंध्र कहते हैं।
तो यहां वायु से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आंसर जो होगा वो घोल रंध्र और वायु ही होगा। तो ध्यान रखना है कि आपको जो दिया गया है वो 97 का आंसर डी है, जिसको हम लोग घोल रंध्र कहें। और घोल रंध्र जो है वो भौम जल से बनता है, तो भौम जल अंडरग्राउंड वाटर। तो ये 97 का डी। अब 98 नंबर को हम लोग को देखना, और 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 98 को देखें तो 98 नंबर सवाल देखना हम लोग को। जो 98 नंबर है वो कह रहा है कि रेक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए होता है। ये तो पहले हम बता चुके हैं, जब हम 51 से 75 बता रहे थे तो वहां पर चर्चा हुई थी। और 98 नंबर रेक्टर स्केल हमने कहा था भूकंप की इंटेंसिटी मापता है, और ये भूकंप की इंटेंसिटी मापने के लिए हमने 3 स्केल की बात किया था, और उसी में रिक्टर है। तो ये कार नापता क्या है, तो ध्यान रखना है भूकंप की तीव्रता मापता इंटेंसिटी, जिसमें कुल 10 सूचकांक होते हैं। 10 सूचकांक से ज्यादा नहीं होता। एक सूचकांक में ये ध्यान रखना है, एक सूचकांक वृद्धि होगा तो 10 गुना अधिक क्षति होगा। मतलब अगर 5 तीव्रता दर्ज किया गया और किसी का 6 है, तो 5 में जितना क्षति होगा उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा क्षति होगा 6 में। लेकिन सूचकांक रिक्टर स्केल में 10 ही होता है, ध्यान रखना। तो रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है, और भूकंप की तीव्रता 98 में आंसर जो है वो सी है, ये ध्यान रखना। 99 को देखें तो 99 नंबर कहता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है। तो माउंट एवरेस्ट जो सर हेनरी माउंट के नाम पर, तो सर हेनरी माउंट एक भारतीय सर्वेक्षक के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया, जो हिमालय के महान हिमालय के जोन में है, और महान हिमालय का हिस्सा है, और ये नेपाल में पड़ता है। इसको 2 नाम और याद रखना। एक कि नेपाल में, चूंकि नेपाली भाषा बोलते हैं, तो इसको सागर माथा कहा जाता है। और सागर माथा इसलिए कि आपको पता होगा, ज्योग्राफी पढ़े होंगे कि हिमालय जो है टेथी सागर से विकसित हुआ, तो वहां के लोगों को लगता है कि टेथी सागर ही सर उठाकर खड़ा हो गया है, और इस रूप में इसको सागर माथा नेपाल में। जबकि जब इसी चोटी को तिब्बत की बात करेंगे तो तिब्बत में इसको चोमो लुगेमा कहा जाता है। तो चोमो लुगेमा ही पूछता है, सागर माथा ही पूछता। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सन हेनरी माउंट के नाम पर ऊंचाई ध्यान रखना है 8,850 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, चीन की सबसे ऊंची चोटी। कई पॉइंट है जो एवरेस्ट से जुड़ा हुआ। तो ये 99 नंबर। अब यहां 100 है, जो ज्योग्राफी का लास्ट सवाल है, ध्यान रखना है 100 और 101। तो 100 कहता है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाले छाया का सबसे काला भाग। तो ग्रहण जब होता है तो बीच में कोई ना कोई आ जाता है, या तो पृथ्वी आ जाती है या चंद्रमा आ जाता है, तो ग्रहण लगता है। तो ग्रहण जब लगेगा तो उसकी छाया बनती है। तो छाया जो बनती है, तो जो सेंटर पॉइंट में सबसे अधिक छाया होगा उसको अम्बरा कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो 99 के बाद 100 को देखें तो 100 को जो छाया है उसको अम्बरा कहा जाता है, जो उससे साइड उसके बाद होता है उसको पेनम्बरा कहते हैं, उप छाया। लेकिन मेन छाया जो है उसको अम्बरा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और अम्बरा को प्राछाया कहते हैं। तो प्राछाया या अम्बरा याद रखना है, बार बार पूछता अम्बरा और पेनम्बरा। ये ग्रहण के समय क्रिएट होने वाला एक लोकेशन है कि बीच में जो सबसे सेंटर पॉइंट सबसे ज्यादा काला होगा उसको प्राछाया या अम्बरा कहें। उसके बाहर जो छाया होगा, जो कम होगा उससे, उसको पेनम्बरा या उप छाया कहें। तो ये ध्यान रखना है अम्बरा को। तो 100 का आंसर जो है वो आपका प्राछाया बी में है। तो ये ध्यान रखना 100 का बी। अब 100 के बाद 101 एक क्वेश्चन, और 101 कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान दे 101 को। तो कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो जनसंख्या जो घनत्व निकाला जाता है, टोटल जनसंख्या और टोटल क्षेत्रफल को भाग दे दिया जाए, तो जो जनसंख्या मिलेगा उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, डेमोग्राफी में पढ़ते हैं इसको। तो ध्यान रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी टोटल जनसंख्या
और भौगोलिक टोटल क्षेत्र जिस पर वो निवास कर रहे हैं उसको भाग दे दिया जाए तो उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब क्या करना है, तो कुल जनसंख्या और बटा कुल क्षेत्रफल को भाग दे दिया जाए तो ये जो होता है जनसंख्या घनत्व कहलाता। तो क्षेत्रफल जो मापा गया है भारत का वो किलोमीटर में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या जो घनत्व निकालेंगे वो जनसंख्या क्या निकालेंगे, तो ये जनसंख्या घनत्व इसके आधार पर करेंगे तो संख्या आएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो ध्यान रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, और ध्यान रखना कि प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितना लोग निवास करेंगे वही उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाए। तो यही आपको 101 नंबर सवाल था, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा 102 नंबर सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 102 नंबर क्या कहता है इसको ध्यान दें। तो 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है। 102 नंबर कह रहा है भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बॉल। तो शुगर के उत्पादन में सबसे अधिक भारत में उत्तर प्रदेश का नाम है। जैसे क्यूबा को वर्ल्ड लेवल पर शुगर का कटोरा कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन वहां होता है। उसी तरह भारत में लेंगे तो भारत में चीनी का कटोरा 102 का उत्तर प्रदेश आंसर जो है ए है, फैक्चुअल है, याद रखना है। कहता भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो भारत के बीच अक्षांश जो फैला हुआ है वो आपको पता होगा कि भारत जो है 103 नंबर सवाल कह रहा है कि अक्षांश मुख्य भाग का मतलब जो मेनलैंड है उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल नहीं है। तो अक्षांश जो होता है उत्तर और दक्षिण, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये ध्यान रखना कि भारत जो फैला हुआ है उसका लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से ये ध्यान रखना है कि इसका जो विस्तार है नीचे से चले 0 डिग्री से तो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रखना है, आप जल्दीबाजी में गलती ना करें क्योंकि जल्दीबाजी में लोग डिग्री पर ध्यान देते हैं, यहां उत्तरी है कि दक्षिणी ध्यान नहीं देते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार है, यह ध्यान रखना है मुख्य भूमि का। और इस हिसाब से जो आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तो ये उत्तर वाला है। तो आंसर जो होगा 103 का ये ए होगा। 104 नंबर देखें तो 104 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बुलर झील मानव नहीं है, बैकोल झील मानव नहीं है, राणा प्रताप सागर झील मानव निर्मित है, गोविंद सागर। एक चीज ध्यान रखना है, जो मानव निर्मित झील होगा उसमें सागर वर्ड लगा रहेगा। तो सागर में झील में अगर लगा हो तो उसको मानव निर्मित मानना भारत के संदर्भ में। और इसमें जब बड़ा के पूछ देगा तो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील जो आंसर है वो गोविंद सागर झील है। तो गोविंद सागर झील ऑप्शन दिया है आपको, और ये आंसर जो है ये बी है। तो बी आंसर को ध्यान रखेंगे, ये मानव निर्मित में सबसे बड़ा झील है। तो ध्यान रखना है। कह रहा है 105 नंबर कहता है साइलेंट वैली है। तो वैली से बहुत सवाल पूछता है, तो वैली को ध्यान रखना है, सिलिकॉन वैली, डेथ वैली या साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली जो है वो केरल में, ये ध्यान रखना। तो साइलेंट वैली शांत घाटी कहते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर है ये 105 नंबर, और 105 नंबर शांत जो घाटी है ये शांत घाटी केरल में है। और केरल में ये घाटी जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत का लोकेशन इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट माना जाता है कि पारिस्थितिकी बहुत जैविक विविधता है वहां पर, और इस रूप में यहां पर शांत घाटी को जैविक विविधता के रूप में याद किया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा लोकेशन होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को स्टडी करने का। और इसलिए ये बायोलॉजिकल
डायवर्सिटी के लिए, मतलब यहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे का सबसे ज्यादा वेराइटी प्रजाति के स्पेसीज यहां पर मिलते हैं। पौधे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जानवर हैं तो डिफरेंट तरह के, और इसलिए यहां पर साइलेंट वैली केरल को याद रखना। और केरल जो आंसर में है वो आपका केरल जो है बी में है, मतलब 105 का आंसर बी है, ये ध्यान रखना। तो यही ज्योग्राफी और साइंस से संबंधित सवाल था। इसको आप लोग देखें, वीडियो को जरूर एक एक करके क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें। आगे से और अच्छे तरीके से और भी किया जाएगा, जितना किया जा रहा है उसमें और इंप्रूवमेंट का काम किया जा रहा है। बहुत सारे मैसेज मैंने पढ़ा और उसमें देखा कि लोगों ने यह कहा है कि सब क्वेश्चन है, क्लासेज जो चल रहा था वो नहीं आ रहा। तो क्लासेज आएगा धीरे धीरे, ध्यान रखना है, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल के कारण नहीं आ पाया। लेकिन एक चीज और बता देते हैं कि यूट्यूब पर एच रोशन एक और चैनल है, तो एच रोशन यूट्यूब पर, यह ध्यान रखना। तो यूट्यूब पर एच रोशन पर आप जाएंगे तो यहां पर भी आपको कुछ वीडियो मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे तो वीडियो सब पीपी गुप्ता सर के चैनल पर जा रहा है, उसके माध्यम से भी आप धीरे धीरे में कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर और भी कुछ देखना हो तो आप एच रोशन पर, यूट्यूब पर एच रोशन जा करके सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहां से भी आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे जिसमें साइंस या ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन वहां पर उपलब्ध है। ऐसे सारा वीडियो पीपी गुप्ता सर के चैनल पर भी सिस्टमेटिकली जा रहा है। तो फिर मिलेंगे अगले सेट में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।